किसानों और केंद्र सरकार के बीच वार्ता रही बेनतीजा। किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है। 3 दिसंबर को फिर होगी किसानों और सरकार के बीच वार्ता। अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े। धरना कंटिन्यू जारी रहेगा, धरना नहीं उठेगा, मगर कल हम लोग अध्ययन करके पॉइंट बनाएंगे। किसानों ने कहा धरना जारी रहेगा, विस्तार करेंगे। दिल्ली के बाहर किसानों का आंदोलन जारी। बातचीत से बनेगी बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, तो आपके साथ में जेपी शर्मा। नए कृषि विधेयकों को लेकर चल रहे आंदोलन में करीब हफ्ते भर बाद आज किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई। बातचीत अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, गतिरोध बना हुआ है और इस पर सबकी नजरें हैं कि आगे सरकार का क्या रुख रहता है, किसानों का क्या रुख रहता है। पंजाब के किसान मोटे तौर पर नए कृषि विधेयकों को लेकर आंदोलित हैं। हाल ही में पारित किए गए विधेयक अस्तित्व में आने से पहले ही विवादों में रहे हैं और किसानों की आवाज़ इनकी खिलाफत में ही सुनाई देती रही है। भाजपा सरकार का बचाव करते हुए इसे कांग्रेस के उकसावे और बहकावे का नतीजा बताती रही है और इन विधेयकों को किसान की किस्मत बदलने वाला बता रही है। इधर कांग्रेस लगातार ये कहती आई है कि चूंकि कृषि विधेयक किसान को संकट में डालने वाले हैं, इसलिए उनको सड़कों पर आने को मजबूर होना पड़ रहा है। बहरहाल अभी नजरें इस बात पर हैं कि क्या बातचीत इस मामले को समाधान की ओर लेकर जा पाएगी, कब लेकर जा पाएगी। आज इस पर चर्चा होगी इन सवालों के साथ कि किसानों का आंदोलन हक की लड़ाई है या उकसावे का नतीजा है। क्या समय रहते बातचीत होती तो रास्ता निकालना आसान होता। और सियासत के नजरिए से देखें तो नए कृषि विधेयक किसके लिए फायदे का सौदा है, किसके लिए नुकसान है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच साहब हैं आज प्राइम डिबेट में। सत्येंद्र भारद्वाज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। जगदीश शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय किसान संगठन के। और एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मुकेश दाधीच साहब, पहला तो लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब से दिल्ली तक पहुंचने में किसानों को उतना वक्त नहीं लगा जितना दिल्ली में बातचीत की टेबल तक पहुंचने में लगा, जिसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, ऐसा क्यों हुआ? देखिए जेपी जी, मैं समझता हूं कि इस विषय में मुझे इतना कहना चाहूंगा मैं आपको कि सरकार ने तो पहले दिन ही आमंत्रण कर दिया था कि आप आइए, हम आपसे बातचीत के लिए तैयार है। और जब बातचीत का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ तो आज वार्ता हुई है। अच्छा। और मेरा स्पष्ट तौर से मानना है कि जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने किसानों के बीच में जाकर के एक भ्रम पैदा करने की स्थिति, और ये इसलिए स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, मैं आरोप नहीं है, ये प्रमाणित आरोप है कि माननीय मनमोहन सिंह जी के, कांग्रेस के उस समय तत्कालीन जितने भी नेता है, सबके वीडियो लोकसभा में और राज्यसभा में जो उन्होंने भाषण दिए उनके हैं, और यही सब बातें उन्होंने बोली है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये सब चेंज करेंगे। आज जब चेंज हो गया तो उनके उल्टे बयान आ रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे अशोक गहलोत जी का देखा। साहब, आपके जो आपने संकल्प पत्र कांग्रेस ने जारी किया उसमें सब बातें आपने लिखी है, आज आप इसके विरोध में खड़े हो। क्यों आप देश में किसानों में के बीच में भ्रमित करने का वातावरण तैयार कर रहे हो? और फिर भी एक लोकतांत्रिक स्वस्थ परंपरा में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो ही किसान आए, किसानों के साथ बातचीत के लिए आमंत्रण किया है। और आज जिस ढंग की बातचीत हुई, मुझे उम्मीद है कि 3 दिसंबर तक इसमें निश्चित रूप से किसान को केंद्र सरकार ये समझाने में कामयाब होगी कि ये बिल आपके हितों में है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने जो फैसला लिया, अगर कोई आदमी कार बनाने वाला पूरी कार अपने पूरे सब जगह बेच सकता है, जूते बनाने वाला अपने जूते सब जगह बेच सकता है, तो एक किसान अपने खेत में होने वाली फसल को सब जगह क्यों नहीं बेच सकता? इसका जवाब अगर कांग्रेस के पास है तो बताएं ना साहब।
बाजरा हरियाणा में क्यों नहीं बिक रहा, उसका जवाब दे दिया था मैं राजस्थान में कह रहा हूं सर, हरियाणा सरकार तो जेपीजी फिर भी एमएसपी पे खरीद कर रही है। राजस्थान सरकार तो आज तक ये केंद्र शुरू नहीं कर नहीं पाई। क्यों नहीं किया? करो ना साहब, आप जब किसानों के इतने बड़े हितैषी हो तो राजस्थान में बाजरा खरीदो ना, किसने मना किया आपको? आप खरीदिए तो शुरू। देखिए सत्येंद्र भारद्वाज जो हैं सवाल उठाने को बेताब है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए मुकेश जी, जो कांग्रेस को के उकसाने की आपने बात कही उस पर भी मैं सवाल करूंगा, लेकिन पहले ये समझना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि किसानों की भलाई चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि ये हवन तो हम किसानों की खुशहाली के लिए कर रहे हैं और इसमें हमारे हाथ चल रहे हैं, किसानों को ये लग नहीं रहा, किसानों को ये समझ में नहीं आ रहा। तो क्या है, किसान इतने नासमझ हैं? जो हमारे अन्नदाता कहे जाते हैं वो इतने नासमझ हैं कि अपने भले की बात नहीं समझ पा रहे? ये सवाल हजारों बार हो चुका और एक बार भी इसका संतोषजनक जवाब नहीं आ पाया है सामने। मुकेश दादी साहब, ऐसा क्यों? जेपी जी, पूरे इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 125 करोड़ की देश की आबादी में, अगर मान लीजिए मैं आपकी बात से सहमत होते हूँ, एक स्टेट में, पर्टिकुलर एक स्टेट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करने में, लेकिन पूरा देश का किसान ऐसा चाहता है, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कहीं न कहीं इस बात को बार बार भ्रम जाल के माध्यम से, मंडियां बंद हो जाएगी, हम माल कहाँ बेचेंगे? हम भी लोग जाते हैं फील्ड में, लोग हमसे सवाल करते भाई कहाँ मंडी, अगर आपका माल बिक रहा है, और मुझे तो ताज्जुब होता है कि देश कानून आने के बाद में राजस्थान सरकार कानून लेके आती है और उसी कानून में यह है कि अगर बाहर आपने माल बेचा तो हम सजा कर देंगे आपकी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? अगर बाहर कोई किसान आपकी बात, लेकिन तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा केवल भ्रम जाल फैला करके, क्योंकि कांग्रेस के कोई भी मुद्दा स्टैंड कर नहीं पा रहा। पिछले 6 साल 7 साल से जितनी सरकार का काम काज चल रहा है उसमें जितने मुद्दे उन्होंने उठाए सब कहीं जाके फेल हो गए। इसलिए ले दे करके उनके पास में कहीं भी बात आती है तो किसान का मुद्दा आता है। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार कल वाराणसी में कहा कि हम गंगा जल की पवित्रता के साथ कह सकते हैं कि 2022 तक प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसान की आमदनी को हम दुगना करेंगे, वो करने का साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि सरकार की हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी भी, हम उन तक पहुंचे और उन तक बात को पहुंचा करके और उनको इस विषय तक लेके जाएं। और आज जिस ढंग से बातचीत हुई है उसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 3 तारीख तक कोई परिणाम सकारात्मक आएगा। 2022 तक दुगनी होगी तो अब तक 1.5 गुनी, 1.25 गुनी, 1.25 गुनी, कितने गुनी हो चुकी है मुकेश जी? ऐसा है जेपी जी, इसके उदाहरण है जो उन्नत किसान है, मैं कभी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा ऐसे किसानों को आपको आमंत्रित करना चाहिए। राजस्थान के कम से कम सैकड़ों लोगों के मैं नाम और नंबर आपको दे सकता हूं जिन्होंने ये कहा कि पिछले 4 साल में हमने जो हमने जो जिस प्रकार के प्रयोग किए हैं उस प्रयोग के कारण से हमारी आमदनी जो 1.5 से 2 गुना हुई है और उसमें केंद्र सरकार की भूमिका रही है। ये सब विषय हैं, इसलिए जिसने खेती को अलग ढंग से काम किया है उनकी निश्चित रूप से आमदनी बढ़ी है और यही प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। ठीक है, सत्येंद्र भारद्वाज कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए। जेपी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं गंगा जल की पवित्रता की, गंगा जल की पवित्रता की अगर इनको थोड़ी भी आभास होता तो कल भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह वहाँ लाइट शो का आनंद लिया और भारत की किसान धरतीपुत्र जो पिछले 7 दिन से सड़क पे पड़ा हुआ है उससे वार्तालाप का कोई मार्ग निकालते कह रहे तीसरे स्तर से बात हुई। प्रथम स्तर पे इन्होंने क्यों नहीं, सरकार ने पहल करी, क्यों सचिव स्तर पे वार्तालाप का उन्होंने ऑफर दिया? दूसरी चीज ये कहते हैं गंगा जल जितना पवित्र, अगर पवित्र होते तो किसान आज आंदोलन क्यों करता? चौथी चीज मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह कह रहे किसान को गुमराह हम कर रहे हैं, किसान इतना, आपने बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले सही प्रश्न किया था कि हिंदुस्तान का किसान गुमराह नहीं हो सकता, हिंदुस्तान का किसान इतना बेवकूफ नहीं, हिंदुस्तान का किसान समझदार है। वो समझ रहा है कि 3 जो विधेयक आए हैं उससे उसका नुकसान होगा, इसलिए वो आंदोलन कर रहा है। इनकी जो सहयोगी दल थे अकाली दल ने इनके कारण इस्तीफा दे दिया। आरएलपी ने आज ये कहा है कि अगर इन विधेयकों के ऊपर पुनर्विचार नहीं किया गया, जो इनका सहयोगी दल है राजस्थान की तरफ से, वो भी कह रहा है कि हम भी क्या नाम से समर्थन वापस ले लेंगे। ये किस मुंह से कहना है कि वो 3 विधेयक जो ये लेके आए वो गंगा जल जी जैसे कि पवित्र है? मैं मानता हूं कि अगर वो पवित्र होते तो हिंदुस्तान का किसान नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करता। आज हिंदुस्तान का किसान नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं कर रहा, एक दूसरी दृष्टि से देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी देश के किसान को जो अन्नदाता है उसके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि छूट वूट के लोगों को ये क्या नाम से उनकी फसल को बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं गाड़ी कहीं भी बिक सकती है, गाड़ी का कंसेप्ट अलग है, कृषि का कंसेप्ट अलग है। राजस्थान मेरी बात सुनिए, मुझे समझाइए, बात बताइए, मैं समझा रहा हूँ। आप देश के किसानों को समझाइए भी कॉन्सेप्ट क्या है उसमें। ये आप नहीं बेच सकते, आप कह रहे हैं ये बात गाड़ी वाली बात आपको समझाना चाहिए। आप कह रहे हैं गाड़ी वाली बात आपको समझाना चाहिए। हमें तो ये मालूम है हिंदुस्तान का किसान हिंदुस्तान का बेच सकता, तो किसान अपनी फसल बताइए ना साहब ने क्यों नहीं लिया? राजस्थान के किसान बेचने गया
आपके क्यों नहीं लिया? क्यों आपके सिब्बल साहब ने खड़े होके इसी पक्ष में भाषण मुझे दिया? एक उसे बात बता दीजिए बताइए, आप। आपकी बात कह रहे हैं वन नेशन वन कानून वाली जो बात कह रहे हैं कि साहब गाड़ी भी बिक सकती है और भी बिक सकता है। खट्टर साहब ने क्यों मना कर दिया राजस्थान के किसानों के लिए? हम जो क्या नाम से एमएसपी पे माल खरीदना चाहते हैं, आप हमें क्यों मजबूर करेंगे? पीडीएस के अंदर आपको गेहूं की जगह बाजरा ही मिलेगा, ये कौन सी बात हुई? पीडीएफ में जो पीडीएस के अंदर जो गेहूं मिलता है उसकी जगह गेहूं दीजिए, उसमें आप हमारे को क्यों कह रहे हैं? बाध्यता आप पैदा कर रहे हैं, बाध्यता के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर राजस्थान के अंदर लगाओ ना, कल्याणकारी आप सरकार है, स्टेट सरकार हो साहब, आप बाजरे की खरीद करो ना यहाँ, लोग कब मना कर रहे हैं? आपको कौन मना कर रहा है? राजस्थान आप के मना अंदर कर किसानों के हितों में काम हो रहे हैं, उनको आप अनदेखा करना चाहते हैं। एक मिनट। अशोक गहलोत जी ने जो विधेयक के भारद्वाज जी। विरोध में कानून यहाँ राजस्थान में ठीक, पास किया है, भारद्वाज जी, मैं मुकेश उनका दास जी। सम्मान करता हूँ, किसान उनका सम्मान करता भारद्वाज जी, उसमें आप कह रहे हैं कि सजा का हिंदुस्तान प्रावधान है नहीं किसान का, को। भारद्वाज जी आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का किसान इसको लेकर आंदोलित है, लेकिन थोड़ा सा बारीक फर्क है। हिंदुस्तान का किसान इसको लेकर आंदोलित नहीं है, सिर्फ पंजाब का किसान क्यों आंदोलित है? मुझे आप और बताइए, सुनिए, क्या एक मध्य प्रदेश का एक किसान नहीं है? अरे एक मिनट सुनिए। जी। मुकेश दादी साहब, आप बार बार ये आरोप लगाते हैं ना कि कांग्रेस उकसा रही है, तो इस प्रदेश में हरियाणा पंजाब के बाद में महाराष्ट्र शायद सबसे ज़्यादा कृषि पर आधारित प्रदेश है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदावार पर लोगों की आजीविका चलती है। महाराष्ट्र के किसानों को क्यों नहीं कांग्रेस ने आंदोलित किया? बाकी राज्यों का तो आप कह सकते हैं कि वह कांग्रेस शासित राज्यों में बात बनाई जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कांग्रेस ने जो एक बड़ा नेटवर्क रखती है, उस कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर पाई? सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलित हैं, खासतौर पर पंजाब के। जेपी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने सब जगह प्रयास किया, अच्छा, लेकिन सिर्फ उनकी पंजाब चली में नहीं। उनकी चली। और ये शुरू से जिस दिन से विधेयक का उस दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हमने हमारे स्तर पे इस विषय को उठाया, लोगों तक लेके गए। हो सकता है हम किसानों को, पंजाब के किसान को भी नहीं समझा पाएंगे, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, पंजाब को आप लेकिन कभी ये नहीं समझा निश्चित पाए। रूप से पंजाब को मानिए आप आप, 2014 में भी नहीं समझा पाए, 2019 में भी नहीं समझा पाए। कांग्रेस आप अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। जो है, मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ आपसे, और आप मैं कह रहे हो आपके पंजाब के माध्यम से किसान को नहीं जगदीश समझा शर्मा जी। राजस्थान के किसान को भारद्वाज साहब, समझा आप पाएगा? एक मिनट मुझे सुनिए। इतना बता दीजिए सुनिए, सुनिए। कि राजस्थान में बाजरे की जगदीश शर्मा जी। कब शुरू करेंगे? जगदीश, अरे सुनिए आप दोनों, एक मिनट सुनिए तो। जगदीश शर्मा जी, ये सवाल बार बार जो बहुत सारे सवाल उठते हैं, उनमें से एक सवाल ये है, ये किसान आंदोलन को लेकर 8-10 सवाल ही ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द सारी बातचीत, सारी बहस मुबाही से, सारी वार्ताएं, सब कुछ वहीं हो रहा है। चाहे वो एमएसपी हो, चाहे वो कालाबाजारी की बात हो, चाहे इस आंदोलन का एक प्रदेश भर में सिमट कर रह जाना हो, ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, जो मैंने सवाल अभी किया, कि इस आंदोलन की इंटेंसिटी पंजाब में ही सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, चूँकि वहाँ 90% जो फसल होती है वो एमएसपी पर बेची जाती है। बाकी प्रदेशों में ये बताया जाता है कि सिर्फ 6% के आसपास लोग एमएसपी पर बेचते हैं, बाकी खुले में बेचते हैं। क्या ये कारण है या कोई दूसरा कारण है? जगदीश शर्मा जी। देखिए, क्या है कि जब प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू हुई, हाँ, तो उसका लाभ भी किसान को नहीं मिला। इसलिए किसान के मन में एक संशय है कि ये जो विधेयक आए हैं, इससे किसान को फायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि किसान को आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रही। आज देखो, कोई भी चीज बिकेगी तो मैक्सिमम प्राइस पे बिकती है, और किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रही, इसलिए किसान के मन में शंका है। बाकी अभी ये आंदोलन है, ठीक है, वो अपनी जगह है, वो कर रहे हैं। नहीं जगदीश जी, ये बताइए, एक मिनट आपको रोक रहा हूँ बीच में। आप कह रहे हैं कि लोगों को, किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा। एमएसपी इन विधेयकों के आने की वजह से नहीं मिल रहा, इन विधेयकों के आने के बाद नहीं मिल रहा, या नहीं मिल रहा था? सरकारों की मंशा ही नहीं है कि वो किसान को एमएसपी भी दे, इसलिए जो खरीद होती है वो मिनिमम होती है, और वो 90 डेज खरीद होती है। 90 डेज में भी 60 डेज होती है, कोई न कोई कारण करके खरीद नहीं करते, और उसमें भी कांटे वगैरह कम लगते हैं, तो ज्यादातर किसान इससे बाहर रहते हैं। और जो मार्केट है आजकल, जो मार्केट की स्थिति है, आज जो मक्का है वो 1200 रुपए बिक रही है, एमएसपी से काफी नीचे है। और भी कई चीजें हैं, गेहूं 1500 बिक रहा है, 1600 बिक रहा है, तो ये 5 साल पहले से नीचे डाउन आ गया है। तो किसानों के मन में शंका होने के कारण ही सारा हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस की तो गारंटी दे कि भाई इतना तो आपको मिलेगा ही सही। बाकी तो सब ठीक है, यदि उसको कोई ऑप्शन मिल रहा है बाजार का, उसका हम विरोध नहीं करते। ऑप्शन मिल रहा है तो बढ़िया बात है, किसान क्यों आए मंडी में। एक बात, तकनीकी बात बताइए, एमएसपी के बारे में कहा जा रहा है कि एमएसपी का जिक्र तो पहले के एक्ट में भी नहीं था, एमएसपी की व्यवस्था दी गई थी, तो नए एक्ट में एमएसपी के प्रावधान को लेकर जिद क्यों? ये सही बात है क्या? ऐसा है, इन्होंने एक्ट बनाया इसलिए थोड़ा सा शंका हो रही है लोगों को, क्योंकि यदि पैसा मिलता किसान को तो वो शंका भी नहीं करता। आज जो मार्केट की स्थिति है, 1200 रुपए, 700 रुपए, बिहार की जो रिपोर्ट आ रही है 700 रुपए में मक्का बिक रही है, तो किसान को शंका होना तो वाजिब है कि मेरा जो माल है उसका पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ये जो नई व्यवस्था है उसमें मैं कहाँ रहूंगा, ये उसके मन में एक शंका है। यदि ये एमएसपी नहीं है, इसीलिए तो करें कि एमएसपी की
कंपलसरी उसमें डालें आप, ताकि एक हमारी लिमिट तो बन जाए कि इतना पैसा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे ज्यादा ना मिले। उससे उसका जीवन यापन हो जाएगा और उसकी खेती स्तर अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक ये इसको लेकर के बड़ा संशय है साहब, जो कालाबाजारी की बात आती है कि इससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, लोग स्टॉक कर लेंगे, स्टॉक लिमिट होगी नहीं, तो उसके बाद चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, तो ये सिर्फ किसानों तक इसका बुरा असर सीमित नहीं रह जाएगा, आम आदमी तक भी पहुंचेगा। दूसरी तरफ सरकार का जो पक्ष है वो ये इस बात को लेकर आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि एक नियत सीमा तक जो ही किसी चीज़ के दाम बढ़े, जैसे 50% दाम बढ़ा तो उसको पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी जाएगी। आलू प्याज के दाम अगर 100 रुपये से ऊपर हुए तो स्टॉक लिमिट लागू कर दी जाएगी। क्या इस तरह आपने पढ़ा है ये एक्ट, आपको इस बारे में है जानकारी? बिल्कुल मैंने पढ़ा है। इसमें क्या है, एक्चुअल में कुछ भ्रम की स्थिति भी है, किसानों को भ्रमित भी किया गया है। जो एक्ट के आधार पे जो चीज है उसकी लिमिट का जहां तक सवाल है, यदि लिमिट खोली गई तो माल ज्यादा खरीदेंगे व्यापारी, तो इसका लाभ तो किसान को मिलेगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। परंतु व्यापारी फिर स्टॉक करके फिर मार्केट में देंगे और उसमें कालाबाजारी करेंगे तो उससे आम उपभोक्ता को नुकसान होगा। तो ये दुधारी तलवार है। अब ये कितना असर करती है, एक बार ये लागू होगा तो पता चलेगा कि इसका असर किसान पे कितना आता है। सही बात है। किसान को क्या फायदा होगा, आम आदमी को दूसरी शक्ल में परोक्ष रूप से क्या फायदा होगा, ये महत्वपूर्ण है। साथ में लोगों की दिलचस्पी ये जानने में भी है एसपी मित्तल साहब कि सियासी फायदा किसको होगा, सियासी नुकसान किसको होगा। तो बात चूंकि अभी हवाले से हो रही है पंजाब के किसानों के, पंजाब में मलेरकोटला के अलावा कहीं और मुस्लिम बहुत ज़्यादा तादाद में है नहीं, तो आमतौर पर जो लोग ये आरोप लगाते हैं भाजपा के ऊपर कि वो तो ध्रुवीकरण की और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, वहाँ 2014 में भी 2019 में भी भाजपा को कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई थी। अकेला पंजाब था शायद हिंदी भाषी राज्यों में जहाँ भाजपा को अभी तक हाथों हाथ नहीं लिया गया। क्या जो लोग ये कहते हैं कि इस वजह से सरकार को ज़्यादा परवाह नहीं है इस बात की कि पंजाब के किसान आंदोलित हैं, ये बात सही लगती है आपको मित्तल साहब? जगदीश शर्मा कृषि कानून वाला, इसको लेके देखा जाए ना, शुरू से ही राजनीति हो रही है। हम इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके अंदर राज्यसभा है, लोकसभा है। ये जो प्रस्ताव लाए गए दोनों सदनों के अंदर पास कराए गए, उसके बाद इसको कानून बनाया गया, राष्ट्रपति जी से मोहर लगाई गई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और पक्ष विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, तो सरकार ने एक वैधानिक तरीके से अपना कानून बना के लेके आए। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं जो कांग्रेस शासित राज्य है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो पंजाब हो, जहां भी सबसे बड़ा जहां मूवमेंट चल रहा है, उन्होंने अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पास कर लिया और जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया उसके विपरीत अपने डिसीजन कर दिए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि फिर पंजाब के किसान आंदोलन किस लिए कर रहे हैं, जब वहां की सरकार ने आपको राहत दे दी केंद्र के किसी कानून के विरोध में, तो फिर आंदोलन की जरूरत नहीं है। जो राजस्थान, जो पंजाब की सरकार ने जो कानून पास किया है उसके तहत किसानों को राहत मिलेगी, तो फिर आंदोलन की बात कैसे आती है? अब इसमें सवाल जो सबसे जो बात आ रही है, ये इसमें समर्थन मूल्य को लेके आ रही है। जेपी जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसानों को जो आशंका है कि सरकार की मंशा ये है कि वो मंडी समाप्त हो जाएगी और जो समर्थन मूल्य उसका जो वैधानिक स्वरूप है वो खत्म हो जाएगा। सरकार की ओर से बार बार कहा गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये समर्थन मूल्य भी जारी रहेगा। और सरकार ने भी हाल ही में पिछले दिनों जो है वो समर्थन मूल्य कई जिन्सों के अंदर समर्थन मूल्य में वृद्धि भी की है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार शायद अपना जो संदेश है वो आम किसान तक पहुंचाने में असमर्थ रही है और खासतौर से जो पंजाब का किसान है उस तक पहुंचाने में असमर्थ रही है, इसलिए सारी सब बातें आ रही है। आज भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से आंदोलन हुआ, पूरे दिल्ली को घेर के रख रखा है, लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, दिल्ली में लोग आ नहीं जा पा रहे हैं, और इसके साथ ही जो यातायात जाम हुआ है उससे जेपी जी बहुत बड़ी संख्या में माल के जो ट्रक है वो रास्ते में रुके हुए हैं, कई मतलब माल उसमें खराब भी हो रहा है। लेकिन अब आज जो वार्ता हुई है उसमें जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई है, सरकार अब ये कह रही है कि आपको इस कानून के अंदर क्या क्या संशोधन करने हैं वो हमें बताइए, और किसान कह रहा है कि नहीं, हम तो कानून ही रद्द करना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये अभी क्या नाम से टकराव की स्थिति है दोनों। और इस टकराव की स्थिति में मित्तल साहब, जो सबसे आपने कहा जैसा, और हम बार बार पढ़ सुन रहे हैं, बात आकर ठहरती है एमएसपी के ऊपर।
एमएसपी को लेकर के अगर कोई आश्वासन दिया जाता है तो ही बात बनेगी, ये आकलन है लोगों का, सही है क्या? नहीं, सरकार को एमएसपी में मेरा ये मानना है जेपी जी और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि सरकार ने बार बार कहा है कि क्या नाम से एमएसपी की जो व्यवस्था है वो लागू रहेगी। एक इसमें जेपी जी बात और आ रही है जो कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर है, उसमें किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट खेती में यदि मान लो कॉन्ट्रैक्टर पीछे हटता है तो किसान को कोई राइट नहीं है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। वहीं सरकार का ये कहना है कि कानून में इस बात का प्रावधान है कि यदि कॉन्ट्रैक्टर यदि कोई गड़बड़ी करता है तो किसान उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर सकता है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मेरे हिसाब से किसानों के सामने आने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सत्येंद्र भारद्वाज साहब, आप लोगों पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका एक पहलू ये भी है, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि आप इस बात से पल्ला झाड़ने के बजाय कि नहीं हमारा आंदोलन नहीं है तो किसानों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, इतने बड़े जन आंदोलन की अगुवाई करने से क्यों चूक गए, ये कहने के बजाय कि हाँ हमारा आंदोलन है, हम किसानों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, हम सड़कों के ऊपर हैं, और तब जबकि भाजपा पर आप आरोप लगाते हैं कि वो हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है। जेपी जी, मैं बताना चाहता हूँ हम कोई पीछे नहीं हट रहे, हम किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हिंदुस्तान के, जैसे कि अभी बता रहे थे मुकेश जी, कि केवल पंजाब और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के किसान चला हुआ है। ये कह रहे थे हम किसानों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, संतुष्ट नहीं कर पाए। राजस्थान के एक किसान को इन्होंने संतुष्ट किया हो, कहीं भी एक संवाद कार्यक्रम रखा भारतीय जनता पार्टी ने कि हमारा जो केंद्र का कानून आया है इसकी ये अच्छाइयां हैं, क्यों स्टॉप लिमिट? गलत नहीं, सही कह रहा हूँ। आखिरी 1 मिनट बचा है, सुनिए, 1 मिनट आप आपस में बात करेंगे, वो सुनाई नहीं देगा। सुनिए मुकेश जी, सुनिए, सत्येंद्र जी बात खत्म करिए अपनी फटाफट। कोरोना महाकाल को देखते हुए भी केंद्र की सरकार किसानों को मजबूर कर रही है उस महामारी के साथ में लड़ने के लिए, और इस कानून को अगर वापस नहीं लेंगे तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान का किसान आखिरी दम तक लड़ेगा। मुकेश दादी साहब, नटशेल में बात यह है, पूरे आंदोलन से जो निकल कर आती है वो इस डिबेट से नहीं, अगर आप वाकई किसानों के हित के बिल लाए हैं तो ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि वो हित की बात आप किसानों तक नहीं पहुंचा पाए, उनको नहीं समझा पाए। ये कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने कि लोगों को इस समझ में आ जाए कि मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। नहीं जेपी जी, पूरी सरकार, पूरी पार्टी इस नाते से लगी हुई है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोग जिस दिन से बिल है उसके बाद से लगातार इस बात के प्रयासरत है, जो मुद्दे इसमें मैं आपके माध्यम से क्यों नहीं एमएसपी कानून में नहीं आई, क्यों नहीं लेके आए कभी ये? आज जब कानून में नहीं आई, आज जब विधेयक में नहीं आया तो आप अगर ये सवाल उठ चुके हैं, सवाल पर बहुत बात हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि 3 तारीख को जब फिर से वार्ता के टेबल पर दोनों पक्ष जुटेंगे तब क्या निकलकर सामने आता है, फिर से इस मामले को लेकर आएंगे बहस में। बहुत बहुत शुक्रिया आज सभी का प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही।